वाजिरा रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आज के इस अंक में। पहला है क्रिसल रेटिंग की एक इंडिया आउटलुक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित हुई है। उसमें क्रिसल ने कहा है कि भारत जो है वर्ष 2031 तक अपर मध्य वर्ग के जो देश हैं, उच्च मध्य वर्ग के जो देश हैं उसके क्लब में, उसके लीग में शामिल हो जाएगा। ठीक है। और भी साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, कुछ सारी चुनौतियां बताई हैं। तो इसमें हम देखेंगे मेन ये है कि वर्ष 2031 तक भारत उच्च मध्यम आय वर्ग में शामिल हो जाएगा, जिसका आशय है कि जो विश्व बैंक की परिभाषा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 4500 यानी जो 4200 कुछ समथिंग डॉलर है, यानी जो उससे ज्यादा हो जाएगी। और क्रिसल का मानना है कि 2031 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4500 डॉलर हो जाएगी, जो अभी 2400 कुछ रुपए 2400 कुछ डॉलर है, 2402 डॉलर है जो एकदम एग्जैक्ट कहा जाए तो। दूसरा न्यूज है कि कल जो है लद्दाख में बहुत सारे सिविल सोसाइटी समूह ने जो है बंद का आह्वान किया था, और वो काफी दिन से जो है वहां पे लद्दाख में विभिन्न सिविल सोसाइटी समूह जो है वह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने या आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है। उन लोगों की जो है भारत के गृह मंत्री के साथ वार्ता भी हुई थी और गृह मंत्री ने कुछ बातें कही हैं, तो इस मुद्दे में हम समझेंगे कि मांग क्या है, गृह मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, और ये जो 2 प्रमुख मांग है छठी अनुसूची वो क्या क्यों मांगा जा रहा है, उससे क्या फायदा होगा लद्दाख को, या 371 की जो बात है वह क्या है। ठीक है। तो इसमें इन दो संवैधानिक प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है एक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संघ है जो है IMO जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक उसका एक प्रोजेक्ट चलता है, माइग्रेशन मिसिंग प्रोजेक्ट MMP बोलते हैं। उसका जो है अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 6 मार्च को ही आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पिछला साल है यानी 2023 है, वह जब से IMO रिकॉर्ड कर रहा है कि प्रवासियों की बारे में उनकी मिसिंग और उनकी मौत के आंकड़े, तब से सर्वाधिक मौत जो है वर्ष 2023 में ही प्रवासियों की मौत या मिसिंग के आंकड़े आए हैं। ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या मामला है, क्यों ऐसे हो रहा है, और साथ ही मिसिंग माइग्रेशन मिसिंग प्रोजेक्ट जो है भी हम उसको MMP को भी देखेंगे। ठीक है। चलिए जहां पहला न्यूज देखते हैं कि 2031 तक भारत जो है उच्च आय के जो है उच्च मध्यम आय वर्ग में पहुंच जाएगा। देखिए अभी जो है भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। हम 3.6 टू 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और उम्मीद की जा रही है कि 2027 में हम तीसरे पर आ जाएंगे। और जो है कहीं ना कहीं जो भारत सरकार ने इंडिया 2047 का जो लक्ष्य रखा है कि जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाए तो भारत एक विकसित देश हो जाए। ठीक है। ये भारत की सरकार ने लक्ष्य रखा है। ये वर्ष 2022 में जो है जब सरकार अपना देश अपना 75वां वर्षगांठ मनाया था, उसके बाद 25 साल का अमृतकाल, और उस अमृतकाल के लिए लक्ष्य है कि 2047 तक आगे आने वाले 25 सालों में देश इतनी प्रगति करे कि वो विकसित देश बन जाए। तो विकसित देश की एक कुछ अवधारणा होती है, जिसमें मेन होता है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, जो विश्व बैंक परिभाषा करता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पे करता है। लगभग 12,256 डॉलर से जो प्रति व्यक्ति आय जिनकी ज्यादा होती है उन्हें अमूमन आमतौर पे विकसित देश, विकसित आय वाले देश माना जाता है। ठीक है। और भारत अभी निम्न मध्यम आय वाला वर्ग है। ठीक है। मध्यम आय वाला, जिसमें निम्न मध्यम आय वाला वर्ग जो है मध्यम आय वाले वर्ग को 2 बार में किया जाता है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाला और उच्च मध्यम आय वर्ग वाला। तो अभी क्रिसल एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है जिसने अपनी रिपोर्ट इंडिया आउटलुक 2024 प्रकाशित की है, जिसमें यह कहा है कि 2031 तक जिस तरह से भारत का विकास चलता रहेगा तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और साथ ही साथ इस तीसरी अर्थव्यवस्था होने के दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर को पहुंच जाएगी। और ऐसे में भारत की प्रति व्यक्ति आय 4500 डॉलर हो जाएगी, जो
भारत को एक अपर मध्य वर्ग में शामिल करा देगा। ठीक है, तो ऐसे में और भी सारे प्रावधान, कई सारी चीजें कही गई हैं और हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये प्रमुख रेटिंग एजेंसी है क्रिसल, इसने 6 मार्च को अपने इंडिया आउटलुक रिपोर्ट 2024 में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकती है। और ये जो महत्वपूर्ण वृद्धि है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो सरकार के ही आंकड़े हैं 7.6% का है, और अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 जो 1 अप्रैल से चलेगा, उसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% विस्तारित होगी, ये अनुमान लगा रहा है। और साथ ही साथ जब ये अनुमान लगा रहा है तो कई सारी बातें इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताई, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ इसने कहा कि जिस तरह से ये 6.8% या जिस तरह से विकास दर चल रहा है, अगर ऐसे ही 6-7 साल चलता रहा, यानी 24-25 से लेकर 31 तक 6-7 साल में अगर ऐसे ही विकास दर चलता रहा 6.8 या एवरेज 6.7% का जो उसका अनुमान है, तो भारत 2031 में $7 ट्रिलियन के साथ जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और $4500 के प्रति व्यक्ति आय के साथ ही साथ भारत उच्च मध्यम आय वर्ग में शामिल हो, देश के क्लब में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और जो उस पे निम्न मध्यम वर्ग का जो उस पर लोगो लगा हुआ है, उससे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि क्रिसल की इंडिया आउटलुक रिपोर्ट के क्या प्रमुख बिंदु हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, देश की आर्थिक प्रगति को घरेलू संरचनात्मक सुधार, जो घरेलू स्तर पे स्ट्रक्चरल चेंज सरकार ला रही है, कर रही है, उसका, और सर्कुलर कार्बन साइक्लिक फैक्टर्स जो चलती है कि सरकार निवेश करती है तो निवेश से जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, खपत बढ़ता है, फिर वो जो है लोगों की आय बढ़ती है, लोग आय बढ़ाते हैं तो खर्च बढ़ाते हैं, ये साइकिल चलता है। इससे जो है समर्थन मिल रहा है, और अनुमान है कि 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत, जो लक्ष्य रखा हुआ, उससे क्या होगा कि भारत का जो संभावित रूप से विकास दर है वह अपनी विकास संभावनाओं को भी पार कर जाएगा। देखिए, जब आप, ये कह रहा है रिपोर्ट कि जब कोई आप लक्ष्य लेते हो ना, कोई महत्वाकांक्षी, इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि उसके दौरान आप प्रयास भी ज्यादा करने लगते हो, और वैसे में जो आपकी संभावना है आप उससे भी आगे निकल जाते हो। कई बार हम अपनी संभावनाओं को भी नहीं जान पाते हैं। वही चीजें भारत को लेकर दिख रही है कि भारत की जो जो संभावना है, जो भारत का विकास दर है, इसमें भले G20 में सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी भी जितना है उससे भी ज्यादा हमारी संभावनाएं हो, हम उसको भी, अनुमान को भी, जिस तरह से लगातार 2 से 3 साल में भारत अपने लोगों के, अर्थशास्त्रियों के जो अनुमान को लगातार बीट कर रहा है, वैसे में ये कह रही है कि बहुत आगे भी हम निकल सकते हैं। हालांकि वो बता रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन 7.6%, जो कि गवर्नमेंट ने ही माना है, एनएसएसओ ने माना है, और कह रहा है कि इसके बाद जो भारत की वास्तविक जीडीपी है वो 2024-25 में मध्यम होकर 6.8% तक होने की संभावना है, और इसके आगे भी ये चलता रहेगा। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसी तरह से अगले 7 वित्तीय वर्षों में, यानी 2025 से 2031 में भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का जो आंकड़ा पार करते हुए, जो हमने लक्ष्य रखा था, हालांकि लक्ष्य हमने 23-24 के लिए रखा था, लेकिन कोरोना आ गया, ये 7 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचने की संभावना हो जाएगी। और ये जब 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि इस अवधि के दौरान अनुमान लगा रहा है क्रिसल की 6.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा। ये क्रिसल का अनुमान है कि इन 7 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की ईयर ऑन, यानी हर वर्ष 6.7% के, उसको ना चक्रवृद्धि जिससे कहते हैं, उस दर से बढ़ेगी। तब जो अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, और उससे जो है 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, उससे बढ़ के ये 7 ट्रिलियन डॉलर, या उसको और टू बी प्रिसाइज 6.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। और अभी अगर ये देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सारी चीजें कह रहा है। अब जो ये जब 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगा तो एक और चीज होगी, वह होगी भारत की अर्थव्यवस्था को लेके कुछ चीजें बदलेंगी। देखिए, हम तीसरी पे पहुंच जाएंगे, पांचवी, आज 5वीं पे हैं, हमारे से बहुत पीछे कई सारे देश हैं, लेकिन वो एक कह सकते हो कि विकसित देशों की स्थिति में हैं।
हम अर्थव्यवस्था बड़ी होने के बावजूद भी अभी भी निम्न मध्य वर्ग देश हैं। ठीक है, अभी भी हम विकासशील देश तो ही है, लेकिन उसमें भी निम्न मध्य वर्ग है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या बड़ा है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के बड़ा आकार होने के कारण जब प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, वो चीजें जो देश की लोगों की बेहतरी को बताता है, तो हम निम्न मध्यम आय वर्ग में आते हैं, उसके ब्रैकेट में आते हैं। और ये निम्न मध्यम आय वर्ग क्या कहता है? जैसे विश्व बैंक परिभाषा करता है कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाले वो देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1086 से लेके $4255 के बीच है, और भारत अभी कहीं $2402 के बीच में है। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में जो है $2402 है, तो कहीं न कहीं निम्न मध्यम आय के बीच में है। लेकिन 2031 तक जब हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $7 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो एक चेंज होगा, हम निम्न मध्यम आय वर्ग से उच्च मध्यम आय वाले वर्ग में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, विश्व बैंक ही कहता है कि उच्च मध्यम आय वर्ग क्या होता है, $4256 से लेके $13,205 तक की जो आय होती 2013 के लिए बताया गया है, वह उच्च मध्यम वर्ग की आय होती है। और भारत उस दौरान जो है कब 2030-31 में भारत जो है $4500 तक हमारा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को आप पता ही है, टोटल हमारा जीडीपी बटा टोटल जनसंख्या, यानी जीडीपी क्या जीएनपी बटे टोटल जनसंख्या निकाल दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, तो ये $4500 तक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ उच्च मध्यम आय वाले देश के क्लब में भारत शामिल हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो 15 साल 16 साल जो 2047 तक का है, हमें उच्च मध्यम आय से बढ़ा के अभी 4500 हो जाएंगे। हमें ये जो 13,000 वाला डॉलर है, इसको यानी बढ़ा के हमें 14,000 15,000 $20,000 तक जो है 15,000 14,000, जैसे ही 13,500 क्रॉस कर जाएंगे, वैसे ही प्रति व्यक्ति आय $13,500 क्रॉस कर जाएगी, वैसे ही हम विकसित देशों के, हमारी जनसंख्या प्रति व्यक्ति के आधार पे हम विकसित देशों के क्लब में विश्व बैंक के अनुसार शामिल हो जाएंगे। और कई सारे पैरामीटर्स हैं, वो तो अलग हैं, और उन पैरामीटरों में देखेंगे तो भारत बहुत कई सारी चीज़ों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आर्थिक टर्म में देखा जाता है, वो विश्व बैंक के आधार पर देश को देखा जाता है। यानी यह एक बेहतर न्यूज़ क्यों है? क्योंकि यह हमारे जो है अर्थव्यवस्था को एक लेवल जंप की वाली चीज़ें हमें दिखाने की बात करता है। ठीक है, साथ ही में अब ये सब चीजें होगा, तो उसके लिए प्रेरक कारक क्या है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? क्रिसल के अनुसार हमने जब विभिन्न रिपोर्ट आते हैं तो उसमें बताया जाता है, चाहे आरबीआई बताए, चाहे एनएसएसओ बताए, चाहे जैसे सरकार की सर्वे बताए, या और भी रेटिंग एजेंसियां, वो बताती हैं कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के क्या कारण हैं, और अर्थव्यवस्था की कुछ चुनौतियां भी बताती हैं। ठीक है, तो बढ़ने के कारण देखिए, तो जो मेन है जो है वह ये है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत अच्छे स्थान पे है, ये मान रहा है। और इसके लिए पीछे में है कि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले उपयोग कर रहे हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण का अवसर मिल रहा है हमारे लिए, बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर है, हरित संक्रमण है, मतलब जो हम एनर्जी सेक्टर में जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, और उधारदाता यानी जो बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट की मजबूती, ये सारी चीजें जो है भारत में जो है विकास और विनिर्माण क्षेत्र को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही में अर्थव्यवस्था के जो उभरते क्षेत्र हैं, अगर दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, उभरते क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल में नंबर 2 पे आ गए हैं, अब हम लैपटॉप के लिए चला ही रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए हम कर ही रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ाएगी। ईवी इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण गहन पहल जो हम कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आएगी, हमारे लिए सोलर फोटोवोल्टिक सोलर जो है पैनल्स के जो है निर्माण में भी बहुत कह सकते हैं क्रांति आएगी, क्योंकि यह हमारे यहाँ ही बहुत बड़े मात्रा में जो है खपत को बढ़ा देगा, क्या? सोलर वोल्टिक फोल को। और ये सब चीजें वित्त वर्ष 2023-24 के वृद्धिशील पूंजीगत व्यय में इनकी हिस्सेदारी 16% है। यानी जो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, जिसके मतलब जो पूंजी बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में, उसके बाद जो उसमें देखते हैं कि वो पूंजी कितना जनरेट कर रहा है,
उससे भाग दे के हम जीडीपी एक निकालने का है तय होता है, उतना क्रिटिकल हम नहीं जाते हैं टेक्निकल। तो ये बता रहा है कि इसमें 16% का तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स का, ईवीज का जो एनर्जी ट्रांजिशन है, जो यानी हरित अर्थव्यवस्था की तरफ हमको ले जा रहा है, जिसको ये माना जाता था कि ये ट्रांजिशन कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वह हमारे लिए प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, बशर्ते हमने उसके अनुसार की अपने आवश्यकताओं और अपनी जरूरतों के अनुसार हम अपना पेस और चीजें निर्धारित किए हैं। इसलिए आज भी भारत ईबी और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी ट्रांजिशन के तहत लीडर बनना चाह रहा है, लेकिन अभी भी COP28 हो या जहां हो, उसने कोई भी बाध्यकारी चीजों को स्वीकार, नए बाध्यता को स्वीकार नहीं किया है कि हम अपना पेस स्वतः से निर्धारित करेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से ऊपर ले जाना है। अभी हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, हमें अपर मिडिल इनकम ग्रुप और अपर इनकम ग्रुप में जो है जाना है, ठीक है। और वर्ष 2031 तक अर्थव्यवस्था के दोनों ग्रोथ इंजन विनिर्माण और सेवाएं तेजी से चलती रहेंगी, और इसमें विनिर्माण में अच्छा खासा होगा और सेवाएं भी चलती रहेंगी। ये 2031 तक ये दोनों बनी रहेंगी, ठीक है। ये बातें ये बता रही है। कुछ चुनौतियां भी बताए हैं, जैसे कि मध्यवर्ती की चुनौतियां कि भू राजनीतिक है, असमान वैश्विक पुनर्प्राप्ति है, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी व्यवधान, ये सारी चीजें चलती रहती है। और साथ ही में एक छोटी सी चीज ये भी है कि अभी सरकार का जो निवेश है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादातर सरकार प्रेरित है। हालांकि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपने जो है पूंजीगत निवेश को कम कर रही है, अपने खर्च को कम करने की तरफ चल रही है, जो इस इंटरिम बजट में भी दिख गया है। और सरकार को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र उसको आगे बढ़ाएगा। ऐसे में अगर निजी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ाता है तो चुनौती है, लेकिन उम्मीद है कि निजी क्षेत्र भी इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये है क्रिसल की लेकर जो है क्रिसल की इंडिया आउटलुक रिपोर्ट 2024 के प्रमुख प्रावधान। अगला जो हमारा समाचार है, जिन पे या मुद्दा है जिन पे हम चर्चा करेंगे, वो काफी समय से चर्चा में है, वो है लद्दाख में जन आंदोलन, ठीक है। ये चल ही रहा है। जो जन आंदोलन है वो कुछ मुद्दों को लेकर चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 को समाप्त किया गया था, तो उसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है पुनर्अधिनियमित जो है पुनर्राज्य जो है करने के संगठन अधिनियम के तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसमें लद्दाख में जो है बिना विधानसभा की है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी है। और उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं लद्दाख में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने या उसके विशेष प्रावधान को लेकर मांग चल रही है कि राज्य को लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, या वहाँ की विशेष जरूरतों को देखते हुए उसे 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। देखिए बैनर भी लगा है, आवर डिमांड 6th शेड्यूल, ट्राइबल सेफगार्ड ऑफ लद्दाख पीपल लैंड, और इसको लेकर कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, जो कई राज्यों में जनजातियों के और उनके लैंड और उनके कस्टम आदि की संरक्षित करने की बात करती है, उसको संरक्षण के लिए 6ठी अनुसूची दी जाए। और नहीं भी दी जाए तो 371 जो संविधान का एक 371 की धारा है, जो कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान करता है, उसके अंतर्गत भी ये चीजें किया जाए। तो यही कुछ प्रमुख मांग है, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, या 371 के तहत, यानी ये तीनों है, ये 3 मांगे हैं। और इसको लेके जो है कल जो है एक बंद का आंदोलन किया गया था। उसके 2 दिन पहले जो है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख की, वो भारत के गृह मंत्री से मिले हुए थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है यह मामला। तो देखिए, लद्दाख जो है अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और विरोध प्रदर्शन की लहर उसमें देखी जा रही है। इसके लोग राज्य की जोरदार मांग को लेकर, राज्य का दर्जा देने के जोरदार मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और 6 मार्च को ही लद्दाख में नागरिक समाज समूहों ने बंद का आह्वान किया था। और ये बंद का आह्वान जो है करने की जो बात है, उसके पहले ही ये सिविल सोसाइटी समूह, और जो वहाँ पे आप कह सकते हो कि लद्दाख में 2 रीजन है, एक कारगिल रीजन है, एक लद्दाख रीजन है। लद्दाख में लास्ट वाला जो है, वो दोनों जो है, उन दोनों के प्रतिनिधि और इस तरह के जो समूह है, उन लोगों ने जो है 2 प्रमुख संगठन है, नाम अजीब सा है, देख लीजिएगा आप लोग।
वह जो है गृह मंत्री से मिले थे और गृह मंत्री के चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। ठीक है, हालांकि उन मांगों के दौरान गृह मंत्री ने जो है आश्वासन दिया था प्रतिनिधिमंडल को कि सरकार उनकी कुछ मांगों को पूरा करने पर विचार करेगी। ठीक, उनकी मांगे क्या है? स्टेटहुड है, छठी अनुसूची है, या 71 371 के तहत उन्हें विशेष प्रावधान किया जाए। तो गृह मंत्री ने कहा कि उनकी कुछ मांगों पर सरकार ध्यान देगी। राज्य की जहां तक मांग है, साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग बताते हैं कि गृह मंत्री ने साफ तौर पे उन्हें कह दिया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है। पहले कैटेगरीली उसको इनकार कर दिया गया। दूसरा, न ही छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की गारंटी दे सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि वो, गृह मंत्री ने कहा कि एक तो राज्य नहीं दे सकती, वो क्लियर कहा, और हम दूसरा कहा कि हम छठी अनुसूची के तहत गारंटी भी नहीं दे सकते हैं कि हम उसमें शामिल ही करेंगे। हाँ, जो भी संविधान के तहत अन्य प्रावधान है उसके तहत लद्दाख के लोगों की मांगों को, उनकी जायज मांगों को, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को, स्थानीय जो है विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए जितना हो सकता है उतना केंद्र सरकार करेगी। तो आइए देखते हैं कि जो मांग है, इनकी जो प्रमुख मांग है, राज्य वाली तो चलो ठीक है, छोड़ दिया जाए, ये छठी अनुसूची की जो मांग है वो क्यों की जा रही है, ठीक है, उसके पीछे उनको क्या फायदा होगा अगर छठी अनुसूची की मांग की जाए। तो देखिए, जो संविधान में जो है मेन तो ये है कि जब अगस्त में जो है अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 का अधिनियम हुआ था, तो लद्दाख को बिना विधायिका के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी जा रही थी। ऐसे में लद्दाख के ज्यादातर लोग ये मांग कर रहे थे कि उन्हें या तो राज्य का दर्जा दिया जाए या लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए, क्योंकि लद्दाख में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, यानी उनकी अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी अपनी कुछ विशेष समस्याएं हैं, कुछ विशेष चुनौतियां हैं। इस ऐसे में इनको छठी अनुसूची में रखा जाए और इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। जो छठी अनुसूची है, यही राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। और इसको जहां पे ये लागू है, छठी अनुसूची के लागू होने से क्या होगा, तो उसमें देखिए, इस अनुसूची में अगर ये लद्दाख शामिल हो जाता है, जिसको हालांकि सरकार ने गारंटी नहीं दी है कि वो करेगा, लेकिन अगर शामिल हो जाता है तो लद्दाख को स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद, इन दोनों की स्थापना वो करनी होगी और इन्हें जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन करने की विशेष शक्ति के साथ ये निर्वाचित निकाय होंगे इनकी बनाने की। यानी जहां छठा अनुसूची लागू होता है वो जनजातीय क्षेत्रों में जो है जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये दो चीजें बनाई जाती हैं जिनका प्रशासन जो है राज्य के, मतलब जो सामान्य है उससे अलग, उनको एक स्वायत्तता मिली होती है, जो अब उस जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय जिले जो भी हैं उनको लेकर उनको कुछ विशेष स्वायत्तता और अधिकार मिले हुए हैं। जैसे ये जो एडीसी और एआरसी होगी, इन्हें वन प्रबंधन के लिए, कृषि, गांवों कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति इनको मिल जाएगी। साथ ही छठी अनुसूची एडीसी और एआरसी को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार देने, व्यापार को विनियमित करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे देने, रॉयल्टी एकत्र करने, स्कूलों, बाजारों, सड़कों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना करने की अधिकार होगी। साथ ही में कुछ जो है विशेष श्रेणी के जो क्राइम है उनको छोड़कर जो है ग्राम पंचायत लेवल पे जो है क्राइम को रेगुलेट करने या उनके लिए निर्णय देने आदि के कुछ विशेष प्रावधान शामिल हो जाते हैं इनको। यानी अगर छठा अनुसूची में लद्दाख शामिल हो जाता है तो लद्दाख में जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जा सकती है, जिनके द्वारा जो है वहाँ पे जनजातियों के लिए स्थानीय स्तर पे स्वायत्तता के आधार पे ये जो परिषदें हैं वो प्रशासन कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए इनकी मांग की जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि गारंटी नहीं देते हैं, बाकी जो होगा। दूसरा है कि
इनके तहत ये कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत भी ये कुछ मांग कर रहे हैं कि उसके तहत, तो उसके तहत इनको क्या रक्षोपाय मिल जाता है उसको देखा जाए। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 371 और 371 से ए से जे तक जो है वो विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। वो विशिष्ट राज्य अगर देखा जाए आजादी के समय जो है 371 ही था, जो कह सकते हो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए था। बाद में उसमें धीरे धीरे जो है ए से जे तक के राज्यों के लिए हो गया, अभी उनको भी हम देख लेंगे। तो इसमें ये होता है कि कुछ धार्मिक और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और इन समूहों को राज्य और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्ता का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, यानी इन समूहों को। और इसमें अगर 371 के तहत लद्दाख को विशेष प्रावधान दिया जाता है, अगर इसके स्थानीय आबादी को तो अनुमति देता है, तो ये उसको कहीं ना कहीं स्थानीय आबादी को सुरक्षा तो प्रदान करेगा, लेकिन जो छठी अनुसूची के तहत जो है जिला स्वायत्त परिषद और क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के तहत जो उनको स्वायत्ता मिली है उससे थोड़ा कम मिलेगा। यानी छठी अनुसूची के तहत मिल जाएगा तो इसके तहत उनको ज्यादा सुरक्षा मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिल रही है, अगर इन्हीं 71 के तहत भी अगर मिलती है तो भी उनको अपने स्थानीय आबादी को सुरक्षा का मौका मिलेगा। जब संविधान बना था तो 371 ही था, जो व्यवस्था करता था महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जहां पे जनजातियां थी, और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में समग्र विकास और सरकारी व्यय की आवश्यकता को करने के लिए विकास बोर्ड बना था जनजातियों के विकास को लेकर की। और इसके लिए राज्य जो है राष्ट्रपति प्रमुख भूमिका निभाता है। और जैसे जैसे राज्य बदलते गए, राज्यों का वो विघटन होता गया, नए नए राज्य बनते गए, अधिक विशेष प्रावधान पेश किए गए। जैसे 1900 अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 जी के तहत जो है मिजोरम में मिजो वासियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371 बी और सी के तहत क्रमशः असम और मणिपुर से संबंधित प्रावधान है। सिक्किम के लिए अनुच्छेद 371 एफ है, और अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए अनुच्छेद 371 एच और 371 जे के तहत विशेष प्रावधान है। तो लद्दाख वाले भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें 371 के में कुछ प्रावधान ऐसे जे के साथ के कर दे करके उनको दिया जा सकता है, या वो चाहते हैं कि उनको तो छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब अगर लद्दाख को 371 के तहत विशेष प्रावधान दिए जाते हैं तो ये लद्दाख थोड़ा सा यूनिक ये हो जाएगा कि इसके पहले जितने भी 371 के तहत जिन जिन राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं वो राज्य है, और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए जो राज्यों में विशेष प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि फिर उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल उन क्षेत्रों पर थोड़ी भूमिका अदा करने लगता है। और जिससे क्या होता है कि जो राज्य के स्तर की सरकार है, स्थानीय स्तर की सरकार, उनसे थोड़ा सा राज्यपाल अलग तरीके से उनका ध्यान रखता है कि जो स्थानीय आबादी है, जो जाहिर सी बात है बहुमत ही होगी, उस कहीं उनके जो है हितों को अनदेखी न कर दे, इसलिए राष्ट्रपति की विशेष भूमिका रहती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो वैसे भी राष्ट्रपति के ही अधीन होता है, तो ऐसे में वहां पे ये चीजें करना थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो ये एक अलग से हो जाएगा कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसकी जरूरत तो, क्योंकि अगर अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार स्थानीय स्तर की जो राजनीति है उससे अलग जो कुछ समूह होते हैं जो है जनजाति, उनकी विशेष व्यवस्था के लिए ये प्रावधान किए जाते हैं। तो वैसे भी राष्ट्रपति के अधीन है तो जरूरत क्या है, लेकिन अब मांग है तो है। ठीक है, चलिए तीसरा जो न्यूज हम देखते हैं वह है कि जो वैश्विक स्तर पे एक मिशन माइग्रेटरी रिपोर्ट्स है, मिसिंग माइग्रेटरी रिपोर्ट, उसके रिपोर्ट में ये बात कही गई है, हाँ, मिसिंग माइग्रेट प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट, ये IMO या इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ष 2014 से। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा चीज़ें देखते होंगे, तो वर्ष 2013 में, अक्टूबर 2013 में भूमध्य सागर इटली के तट के पास 2 बोट जो है डूब गई थी, नौकाएं डूब गई थी, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, जिसमें 368
लोगों की जान गई थी। और उसमें एक बड़ा एक छोटा सा बच्चा तट के नीचे मरा हुआ, उसका लाल टी शर्ट का फोटो था, जिसके बाद दुनिया में बहुत उसको लेकर, प्रवासन और रिफ्यूजी को लेकर मामला आया था। उसके बाद से ही जो है आईएमओ जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है, 2014 से ये प्रकाशित करती है कि कितने लोग मिसिंग हैं प्रवासन के दौरान या जो है मृत्यु हो गई है। और उसमें ये नहीं है कि वैध प्रवासन है या अवैध प्रवासन है, इससे नहीं मतलब है। ये देखती है कि ये लोग देखती है कि कितने लोग जो है खो गए हैं या कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, ये वो रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और इस रिपोर्ट के आंकड़े ही देखिए तो जो 2023 में मरने वालों की संख्या है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है, 10 रिपोर्ट हो गई है। और इसके पहले जो सबसे ज्यादा 16 है, उससे भी 2016 में जो आई थी उससे भी ज्यादा है। यानी 2010 के बाद, 2014 के बाद से, जब से ये संस्था रिकॉर्ड कर रही है, तब से जो 2023 है उस दौरान जो है प्रवासन के दौरान सबसे ज्यादा जाने गई, और उसमें से ज्यादातर अवैध प्रवासन के दौरान ही गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चर्चा में। तो प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM के मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में प्रवासन मार्गों पर कम से कम 8,565 लोगों की मौत हो गई है, और यह रिकॉर्ड पर सबसे घातक वर्ष बन गया है जो पिछला वर्ष गया है। और ये जो वर्ष 2023 में मरने वालों की संख्या है 2022 की तुलना में 20% की दुखद वृद्धि को दर्शाती है। और ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो 20% की मौत के आंकड़े हैं, ये हमें बताते हैं कि इस जीवन की हानि को रोकने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, और 2023 की रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु देखें तो उसमें यह है कि पिछले वर्ष की कुल संख्या, जो पिछले वर्ष है 8,565, यह 2016 के पिछला रिकॉर्ड था, उसमें 8,084 लोगों की मृत्यु थी, उससे ज्यादा है। और ये इस वजह से जब से यह मिसिंग माइग्रेटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, यह अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा है। और ये कहती है कि सुरक्षित और नियमित प्रवास के रास्ते सीमित हैं, ये रिपोर्ट बताती है। इसलिए हर साल सैकड़ों हजारों लोग असुरक्षित परिस्थितियों में अनियमित मार्गों से प्रवास करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं और मौतें होती हैं। सबसे अधिक मौतें डूबने के कारण होती हैं, और इसके बाद वाहन दुर्घटना, और 7% जो है हिंसा के कारण होती है। जो सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कि अभी डंकी करके एक मूवी बनी थी या रिपोर्ट आई थी कि पनामा के थ्रू लोग जाते हैं, नदी पार करते हैं, या आप रोहिंग्या देखते हैं कि छोटे छोटे नौकाओं पे वो चल दिए हैं, या मेडिटेरियन सी में देखते होंगे कि जो है इधर अफ्रीका और इधर के देश जो है छोटे छोटे जो मछली पकड़ने वाले नाव पर जरूरत से ज्यादा संख्या में सवार होके यूरोप की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, या जो ये रोहिंग्या है वो भारत की तरफ, बांग्लादेश की तरफ या अन्य देशों की तरफ माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये एक समस्या है जिसमें डूबने के कारण सबसे अधिक मौत होती है। अगर इसमें देखें तो जो इस पिछले साल के आंकड़े हैं उसमें 3129 लोगों की और या लापता होने की सूचना भूमध्य सागरीय क्रॉसिंग रिकॉर्ड पर है। यानी जो भूमध्य सागर है, यानी जो जिसके तहत जो है लोग यूरोप में जाते हैं, वहां पे उस चैनल में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, और इस ये सबसे घातक मार्ग बना हुआ है। और 2017 के बाद भूमध्य सागर में दर्ज की गई सबसे अधिक मृत्यु है। इसके बाद क्षेत्रीय रूप से अफ्रीका, एशिया, प्रवासी मौतों में इनमें अभूतपूर्व संख्या बढ़ी है। अफ्रीका में अधिकतर मौतें सहारा रेगिस्तान और कैनरी द्वीप समूह में हुई है, और एशिया में पिछले साल अपने मूल देशों से भाग रहे अफगान और रोहिंग्याई शरणार्थियों की सैकड़ों मौतें दर्ज की है। इसलिए देखिए एशिया में सबसे ज्यादा 2138 मौतें दिखाई गई हैं। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिशन माइग्रेट्स प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, जब मिशन माइग्रेट प्रोजेक्ट, ये अक्टूबर 2013 की त्रासदी, जो इटली द्वीप था लैम्पेडूसा के पास 2 जहाज डूब गए थे। जहाज क्या थे? वो एक तरह से बड़ी मछली पकड़ने की जहाज थी, जिसमें 368 प्रवासियों की मौत हो गई थी। दुनिया भर उसमें से झकझोर दिया था। उसके बाद प्रवासी मार्गों पर
और लोगों और प्रवासियों की मौत पर नजर रखने के लिए जो है ये रिपोर्ट आती है। भले ही वो अवैध प्रवासी ही क्यों न हो, लेकिन हैं तो वो मानव ही, इसको आधार बनाते हुए ये उसकी रिपोर्टिंग करती है। और 2024 तक, यानी अभी 23 के लास्ट तक, पिछले 10 सालों में इसने टोटल देखा है कि 63,000 से अधिक लोगों को जान पता किया जा चुका है जिनकी मौत हो गई है, या जो मिस हो गए हैं तो वो भी तो मौत में ही है। हालांकि ये रिपोर्ट खुद कहती है कि इस संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पता ही नहीं चलता है कि लोगों की जान गई है या नहीं। जैसे उसमें से कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पनामा में डेरियन नेशनल पार्क है और समुद्री मार्ग हैं, वहां पे मौत, जैसे कोई नौका जा रही है या लोग जा रहे हैं वहीं पे डूब के मर गए तो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे लोग मिस किए हैं, मरे हैं या बचे हैं या क्या किए हैं। इसलिए संख्या ज्यादा हो सकती है। फिर भी अगर पिछले 10 सालों में ही 6300 लोगों का रिपोर्ट हुआ है तो ये संख्या 63,000, तो ये भी संख्या एवरेज भी देखें तो 6300 है। अगर देखा जाए तो पूरी जनसंख्या के आधार पे विश्व की कम है, लेकिन फिर भी यह एक बड़ा आंकड़ा है जिसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, हर बार की तरह इस बार भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।